हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं निवेश फलन या निवेश प्रेरणा। तो किन्स के आय व उत्पादन के रोजगार सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है और प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन प्रभावपूर्ण मांग के दो निर्धारक तत्व हैं, एक तो उपभोग व्यय और एक निवेश व्यय। तो किन्स की थ्योरी अल्पकाल से संबंधित है और उन्होंने ये माना है कि अल्पकाल में उपभोग व्यय जो है वो स्थिर रहता है, निवेश में वृद्धि करके हम प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर रोजगार के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो राष्ट्रीय आय या कह लो प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन निवेश जो है वो भी आगे कई तत्वों से पर निर्भर करता है, लेकिन अन्य बातों को समान मानते हुए निवेश को जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो दो हैं। कौन कौन से? एक तो ब्याज की दर और दूसरा पूंजी की सीमांत कुशलता। तो कहने का मतलब जो निवेश फलन है, अध्ययन की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि निवेश फलन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य घटक हैं। पहला है ब्याज की दर और दूसरा पूंजी की सीमांत कुशलता। अब हम उन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो निवेश फलन के दो निर्धारक घटक कौन से हैं? पहला है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा क्या है? पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सीमांत कुशलता। इसको कैसे लिखा जाता है? MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो ब्याज की दर है, किन्स की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है। ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि ब्याज की दर दो तत्वों पर निर्भर करती है, एक पूंजी की मांग और एक पूंजी की पूर्ति, या मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग जो है उसको तरलता पसंदगी का है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो उसको मुद्रा ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित हुई? L इज ए फंक्शन ऑफ L/MS। L है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता पसंदगी। यानी किन्स ने क्या कहा था? मुद्रा की जो मांग है वो तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो पहला उद्देश्य क्या है? लेन देन उद्देश्य है, दूसरा सावधानी उद्देश्य है, तीसरा सट्टा उद्देश्य है। तो मुद्रा की मांग का पहला निर्धारक घटक क्या है कि मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। और MS सप्लाई ऑफ मनी, और हमें पता है कि एक निश्चित वर्ष में मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो स्थिर होती है। तो मुद्रा का मांग वक्र और मुद्रा का पूर्ति वक्र यहाँ पर कट करते हैं, वहाँ पर ब्याज की दर निर्धारित होती है। तो ब्याज दर के दो निर्धारक घटक हो गए, एक तो L और एक MS। यानी ये क्या हो गया? तरलता पसंदगी, L फॉर लिक्विडिटी, तरलता पसंदगी, और MS क्या हो गया? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय में स्थिर होती है। तो जो L है वो तीन उद्देश्यों के लिए, पहला है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सावधानी उद्देश्य, और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। जो ये पहले दो उद्देश्य हैं इनको लिखा जाता है L1 से, और ये किसका फंक्शन है? आय का। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम लेन देन उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए ज़्यादा मुद्रा की मांग करेंगे। अगर हमारी इनकम कम है तो हम कम बचा के रखेंगे। तो जो L1 है इज ए फंक्शन ऑफ Y, आय पर निर्भर करता है। और जो सट्टा उद्देश्य है उसके लिए मुद्रा की मांग को लिखा है L2। L2 इज ए फंक्शन ऑफ R, ये ब्याज दर पर निर्भर करता है। अगर ब्याज दर ज़्यादा हुई तो हम ज़्यादा उधार देंगे,
सट्टा लगाने क्या होता है कि जब ब्याज दर ज़्यादा होती है तो हम उधार ज़्यादा देते हैं, ब्याज दर कम होती है तो उस पैसे को अपने पास रखते हैं, कहने के मतलब सट्टा लगाते हैं। तो ये ब्याज दर का विपरीत फलन है। तो इसलिए जो मुद्रा का मांग वक्र या तरलता पसंदगी होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। दूसरी तरफ है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति के दो निर्धारक घटक हैं, एक तो है वास्तविक मुद्रा, रियल मनी, वास्तविक मुद्रा, और दूसरा है साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। तो वास्तविक मुद्रा क्या होती है, जो रिजर्व बैंक जहाँ सरकार के द्वारा जितने भी नोट छापे जाते हैं उनको वास्तविक मुद्रा कहा जाती है। आपको पता है कि 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो भारत सरकार द्वारा छापे जाते हैं, और जो बाकी जितने भी रुपए हैं, मान लो 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट हैं उनको कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी भी मुद्रा छापी जाती है उसको बोला जाता है वास्तविक मुद्रा। साख मुद्रा क्या है, साख मुद्रा, साख का निर्माण कौन करता है, जो बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि साख मुद्रा, साख क्या होता है, विश्वास, जिसका अर्थ है मैं विश्वास करता हूँ। तो साख क्या है कि भविष्य, वर्तमान में हम वस्तु प्राप्त कर लेते हैं इस आधार पर कि भविष्य में मैं उसका भुगतान कर दूंगा। तो वर्तमान में भविष्य में भुगतान के विश्वास के आधार पर वस्तु प्राप्त कर लेना साख कहलाता है। तो साख मुद्रा क्या होती है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो साख मुद्रा निकालने के लिए एक सूत्र है, साख मुद्रा निकालने के लिए एक सूत्र है A/R। ए होता है इनिशियल अमाउंट, आर होता है रिजर्व कोष। जैसे मान लो किसी ने बैंक में 10,000 रुपया जमा करवाया, ठीक है, तो वैधानिक मुद्रा कितनी होगी, 10,000 रुपये। तो रिजर्व कोष है की दर जो है वो 10% है। रिजर्व कोष क्या होता है कि बैंकों में जब कोई व्यक्ति अपना पैसा जमा करवाता है तो बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी पैसा दूसरों को उधार देते हैं। तो जो वो रिजर्व कोष रखता है वो इसलिए रखता है, मान लो अचानक कोई व्यक्ति बड़ी रकम बैंक में से निकलवाना आ जाए तो वो आसानी से उसको पे कर सके। तो प्रत्येक बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास जमा रखता है, नकद कोष रखता है, उसको बोलते हैं रिजर्व कोष। तो मान लो उसकी दर है 10%। तो ए इनिशियल अमाउंट, आर है रिजर्व कोष। तो ये 10% का मतलब क्या हो गया, 10,000 बटे 10/100। तो इसको हल करेंगे तो हम 10,000 इंटू 100/10। तो इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ गया, 1 लाख। अब 1 लाख में से अगर 10,000 हम घटा देते हैं, 1 लाख माइनस 10,000, तो ये जो 90,000 आ गया, ये है साख मुद्रा। तो मतलब 10,000 रुपये क्या थी, वैधानिक मुद्रा। 10,000 की मुद्रा ने अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए के बराबर काम किया। ये जो 90,000 है ये बैंकों द्वारा किया गया क्रेडिट क्रिएशन है, ये साख मुद्रा है। तो आशा है कि आपको साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में अंतर पता चल गया होगा। तो जो मुद्रा की पूर्ति है वो केवल वैधानिक मुद्रा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि वैधानिक मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा पर भी निर्भर करती है। तो मुद्रा की पूर्ति के 2 निर्धारक घटक हैं, एक तो वास्तविक मुद्रा और दूसरी है साख मुद्रा। अब दूसरी तरफ आते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसके भी 2 निर्धारक घटक हैं। पहला है प्रत्याशित आय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रत्याशित आय, और दूसरा है पूर्ति कीमत, सप्लाई प्राइस, या पूर्ति लागत भी इसको कहते हैं। तो जो पूंजी की सीमांत कुशलता है जिसको लिखते हैं MEC = वो प्रत्याशित आय तथा पूर्ति कीमत के अनुपात को हम क्या कहते हैं, MEC, प्रत्याशित आय बटा पूर्ति कीमत। अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्याशित आय क्या है।
प्रत्याशित आय से अभिप्राय उस आय से है जिसे एक निवेशकर्ता द्वारा की वो इन्वेस्टमेंट करता है। मान लो जहाँ कोई नई मशीनरी खरीदता है तो उस नए निवेश के संपूर्ण जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल के रूप में उसे जितनी आय प्राप्त होने की आशा होती है उसे कहा जाता है प्रत्याशित आय। दोबारा बता रही हूँ, प्रत्याशित आय से अभिप्राय उस संपूर्ण वार्षिक राशि से है जिसे निवेशकर्ता अपने नए निवेश के संपूर्ण जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की आशा करता है। मान लो एक व्यक्ति ने एक मशीनरी लगाई है, उसकी अवधि जो जीवन काल की अवधि है वो 10 वर्ष है। तो 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में वो उस मशीनरी से उसे शुद्ध प्रतिफल यानी शुद्ध आय कितनी प्राप्त होती है, कुल आय में से गिरावट वगैरह घटाकर शुद्ध प्रत्याशित आय आ जाती है। तो संपूर्ण जीवन काल में प्रत्येक वर्ष उसे जितनी शुद्ध प्रतिफल प्राप्त होता है वो प्रत्याशित आय होती है। पूर्ति कीमत क्या है कि पूर्ति कीमत, मान लो किसी ने नई मशीनरी या नया प्लांट लगाया है, उस पर जो कुल खर्च आया है या कुल व्यय आया है उसके जोड़ को क्या कहा जाता है, पूर्ति कीमत। तो पूर्ति कीमत की हम एक और तरीके से परिभाषा दे सकते हैं कि मान लो हमने एक मशीनरी लगाई है तो उसके रिप्लेसमेंट करना है तो उस पर कितना खर्च आएगा उसके जोड़ को भी पूर्ति कीमत कहा जाता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किसके बराबर होता है, प्रत्याशित आय बटा पूर्ति कीमत, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और ये क्या है, सप्लाई प्राइस। तो इन दोनों के अनुपात को MEC कहा जाता है। तो प्रोफेसर किन्स ने जो MEC पूंजी की सीमांत कुशलता को बट्टे की दर के रूप में भी जो है परिभाषित किया है। बट्टे की दर मतलब बट्टा आप समझते हैं कटौती, तो MEC जो है वह बट्टे की दर है जिस पर प्रत्याशित आय पूर्ति कीमत के बराबर हो जाती है। तो इसका मैं आपको जो पूंजी की सीमांत कुशलता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आता है और इसका मैं रिटन में भी आपको नोट्स भेज रही हूँ, उसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप जो है ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी बात क्या है, ये तो ब्याज की दर के निर्धारक घटक हो गए 2, L और MS, ये पूंजी की सीमांत कुशलता के प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत। अब जो निवेश फलन है, कहने का मतलब 2 तत्वों पर निर्भर करा, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता। कहने का मतलब जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो 2 बातों को ध्यान में रखता है, एक ब्याज की दर और एक पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता जो है प्रत्याशित लाभ की दर भी कहा जाता है, यानी पूंजी की एक इकाई से हमें कितना लाभ होने की आशा है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता की तुलना करेगा। अगर ब्याज की दर पूंजी की सीमांत कुशलता से ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा जब उस मान लो उसने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये पर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन लाभ की दर कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस पैसे को वो उधार देगा। दूसरी तरफ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि लाभ की दर ज़्यादा है और ब्याज की दर जो कम है, उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आसानी से मिल जाएगा कम ब्याज दर पर, और जब उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी लाभ की दर ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 2 बातों को ध्यान में रखता है, एक ब्याज की दर, एक पूंजी की सीमांत कुशलता। अगर ब्याज की दर कम है, पूंजी की सीमांत कुशलता ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर ब्याज की दर ज़्यादा है और MEC कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, हमने निवेश फलन को प्रभावित करने वाले 2 तत्व पढ़े। निवेश प्रेरणा के 2 तत्व हैं, कौन कौन से, ब्याज की दर, पूंजी की सीमांत कुशलता। आज इतना ही, कल हम करेंगे पूंजी की सीमांत कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व। थैंक्स स्टूडेंट्स।